जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 DPI द्वारा जारी की गई नई क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम या ह्रासमान सीमांत उत्पाद के नियम की रेखा चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। तो पहले हम रेखा चित्र को समझते हैं, फिर आगे क्या लिखना है आप ये क्रम से देखेंगे। रेखा चित्र में क्या है कि जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है वो उसमें पहले तो आपका उत्पादन क्या है, कुल उत्पादन को हम देख रहे हैं। पहले कुल उत्पादन बढ़ता है बढ़ती हुई दर से, इसके बाद फिर कुल उत्पादन, जैसे फर्स्ट स्टेज है इसमें कुल उत्पादन क्या है, बढ़ रहा है। जबकि यदि हम औसत उत्पादन को देखें तो औसत उत्पादन पहले बढ़ रहा है और फिर औसत उत्पादन क्या है, पहले बढ़ता है और अंत में अधिकतम हो जाता है। ये देखिए बढ़ रहा है और अधिकतम हो गया यहाँ। सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है और फिर घटने लगता है। द्वितीय अवस्था में हम देखते हैं क्या होता है, द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन बढ़कर अधिकतम हो जाता है। यहाँ पर ये हाईएस्ट है। औसत उत्पादन गिरता है तो ये औसत उत्पादन जो है वो गिर रहा है। सीमांत उत्पादन गिरकर शून्य हो जाता है। ये देखिए गिरकर यहाँ पर क्या हो गया, शून्य हो गया। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। तृतीय अवस्था में क्या होता है कि कुल उत्पादन गिरता है। ये कुल उत्पादन गिर रहा है, औसत उत्पादन गिरता है, औसत उत्पादन भी गिर रहा है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तो ये ज़ीरो से नीचे चला गया यानी ऋणात्मक हो गया। ये चित्र की व्याख्या आपको बाद में लिखना है, पहले आपको यहाँ से शुरू करना है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या बताता है, यदि अन्य साधनों को स्थिर रखकर, हमने भूमि को क्या किया, स्थिर रख दिया, पूंजी को स्थिर रख दिया। एक परिवर्तनशील साधन, श्रमिक को हमने परिवर्तनशील मान लिया, साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है और परंतु एक बिंदु के पश्चात घटने लगता है। यदि आप भूमि पर अधिक से अधिक श्रमिकों को काम पर लगाएंगे तो जब तक भूमि बड़ी है और श्रमिक कम काम कर रहे हैं तब तक तो आप श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन भूमि पर जितने श्रमिकों की ज़रूरत है उतने पूरे आ जाएं, उसके बाद भी आप श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो भीड़ भाड़ हो जाएगी और एक बिंदु के पश्चात उत्पादन बढ़ने के स्थान पर क्या होगा, घटने लगेगा। जॉन रॉबिन्सन ने भी कहा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधन की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है, यानी कुल उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। इसके बाद आपको तालिका बनाना है। ये सबसे सरल तालिका आपकी बुक में थोड़ी सी बड़ी तालिका दी होगी। इसमें क्या है, आप पहले सीमांत उत्पादन बना लें, MP यानी मार्जिनल प्रोडक्ट। सीमांत उत्पादन पहले 10 है, फिर 20 हो गया, यानी ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। 20 से 15 हो गया, 5 हो गया, यानी ये क्या है, घटते प्रतिफल की अवस्था, सेकेंड स्टेज। और ये क्या है, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था यानी थर्ड स्टेज। तो आपको क्या लिखना है, 10 20 पहले बढ़ते क्रम में, फिर घटते क्रम में 15 और 5, और ऋणात्मक प्रतिफल में आप पहले 0 और फिर माइनस में 2 लिख देंगे। कुल उत्पादन कैसे निकालेंगे, सीमांत उत्पादन को जोड़कर, जैसे 10 को 10 लिख लिया, फिर हमने 10 में 20 को जोड़ा तो 30, 30 में 15 को जोड़ा तो 45, 45 में 5 को जोड़ा तो 50, 50 में 0 को जोड़ा तो 50 और 50 में -2 को जोड़ा तो 48। इस प्रकार से आप कुल उत्पादन ज्ञात कर लेंगे। औसत उत्पादन के लिए क्या है, आपको कुल उत्पादन में श्रम की इकाइयों का भाग देना है। 10 में हम 1 का भाग देंगे तो 10, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, 45 में 3 का भाग देंगे तो 15, 50 में 4 का भाग देंगे तो 12.5 और 50 में 5 का भाग देंगे तो 10 और 48 में 6 का भाग देंगे तो 8। इस प्रकार से आप औसत उत्पादन निकाल लेंगे।
तो हमें दिख रहा है कि इस तालिका में सबसे पहले क्या होता है, जब हम उत्पादन को बढ़ाते हैं तो पहले क्या होता है कि उत्पादन बढ़ता है। सब में देखिए 10 से 20, 10 से 15, 10 से 30 उत्पादन बढ़ा है। परंतु एक बिंदु के पश्चात क्या होता है, पहले सीमांत उत्पादन, ये सीमांत उत्पादन घटने लगा, फिर औसत उत्पादन घटता है, औसत उत्पादन यहाँ से घटने लगा और अंत में कुल उत्पादन भी क्या है, यहाँ पर घटने लगता है। चित्र आपको पहले ही बता दिया था। पैमाने के प्रतिफल की सचित्र व्याख्या कीजिए। पैमाने का प्रतिफल यानी आपके उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन सभी को यदि हम 2 गुना कर दें तो उत्पादन कितने गुना होगा? 2 गुना होगा, उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा? यह कौन बताता है? पैमाने के प्रतिफल का नियम। तो पैमाने के प्रतिफल का नियम हमें क्या बताता है कि उत्पादन के साधनों में के समान अनुपात बदलने, यानी सभी साधनों को हम एक ही अनुपात में बदलें तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कौन बताएगा? पैमाने के प्रतिफल का नियम। पैमाने के प्रतिफल के नियम में यह मानकर चला जाता है कि उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हैं। सभी साधनों को हम कितने भी गुना बढ़ा सकते हैं। पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था का अर्थ है कि हमने उत्पादन के जो साधन थे उनको 10% बढ़ाया, लेकिन जो उत्पादन था वो 15% बढ़ गया। यानी जितना हमने साधनों को बढ़ाया उत्पादन उससे ज़्यादा बढ़ा, इसलिए कौन सा प्रतिफल है? बढ़ता प्रतिफल। यानी बढ़ते प्रतिफल में हम साधनों को जितना गुना बढ़ाते हैं उससे अधिक उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा है स्थिर प्रतिफल। हमने साधनों को 10% बढ़ाया, यानी हमने भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस को 10% बढ़ाया तो हमारा जो उत्पादन था वह भी 10% बढ़ा। तो ये कौन सा प्रतिफल? स्थिर प्रतिफल। दोनों समान हैं। पैमाने के घटते प्रतिफल में क्या होता है कि हम उत्पादन के जो साधन होते हैं उन्हें 15% बढ़ाया। हमने भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस को 15% बढ़ाया तो जो उत्पादन था वह केवल 10% बढ़ा, यानी उत्पादन कम बढ़ा। और हमने साधनों को ज़्यादा बढ़ाया, उत्पादन कम बढ़ा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? घटते प्रतिफल की अवस्था। तो चित्र बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक बेसिक चित्र बना लेंगे। ये अगर समान प्रतिफल है तो दोनों को बराबर, यदि घटता प्रतिफल है यानी आप जो साधन हैं उनको ज़्यादा बढ़ा देंगे और उत्पादन में कम वृद्धि होगी, और यदि बढ़ता प्रतिफल है तो आप साधनों को क्या करेंगे? कम बढ़ाएंगे और उत्पादन में अधिक वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आप ये चित्र बना सकते हैं। लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं? यू आकार का अर्थ है कि पहले लागतें घटती हैं और फिर बढ़ती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो उत्पादन के साधन होते हैं जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, अब ये जो साधन है इसमें भूमि जो है अविभाज्य है। इस पर हम श्रमिक का यूज़ करते रहेंगे, बार बार श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते रहेंगे। तो जितनी भूमि के लिए श्रमिकों की आवश्यकता है तब तक तो जो है उत्पादन बढ़ेगा, अर्थात लागतें घटेंगी। लेकिन भूमि पर जितने श्रमिकों की आवश्यकता उससे ज़्यादा श्रमिक काम पर लगा देंगे तो भीड़ भाड़ हो जाएगी और लागतें घटने के स्थान पर क्या होगी? बढ़ने लगेंगी। तो लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं? क्योंकि पहले तो लागतें घटती हैं और अनुकूलतम संयोग के बाद लागतें बढ़ने लगती हैं। इसके अलावा लागत वक्र के यू आकार के होने का कारण बचतें भी हैं। जब हम छोटे पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो हमें कम बचतें प्राप्त होती हैं, और वही हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगते हैं तो हमें ज़्यादा बचतें प्राप्त होती हैं। ये बचतें 4 प्रकार की होती हैं। पहली है तकनीकी बचत। मान लीजिए कि हम छोटे पैमाने पर हल से ही खेती कर सकते हैं, परंतु यदि हम बड़े पैमाने पर खेती करेंगे तो ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे, तब हम उतने ही ट्रैक्टर से छोटे खेत में भी खेती कर सकते हैं और बड़े खेत में भी खेती कर सकते हैं। लागत तो उतनी ही है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा।
तो जब हम बड़े खेत में खेती करते हैं तो हमारी प्रति इकाई लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा, श्रम संबंधी बचतें। जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को काम पर लगाते हैं और उन श्रमिकों को एक एक काम सौंप देते हैं। क्योंकि एक श्रमिक एक ही प्रकार का काम कर रहा है तो वो उस काम को करने में निपुण हो जाता है, कम समय में ज़्यादा उत्पादन करता है और लागतें घटने लगती हैं। दूसरा, विपणन संबंधी बचतें। जब हम छोटे की अपेक्षा बड़े पैमाने पर वस्तु बेचते हैं तो क्या होता है, हमारी मोल भाव करने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है और हम जो हैं, जैसे मान लीजिए कि हम वाहन के माध्यम से माल भेज रहे हैं, अगर इस वाहन में पूरा माल रखें तो भी उतना ही पेट्रोल जलेगा और यदि इसमें हम थोड़ा सा माल रखें तब भी उतना ही पेट्रोल लगेगा। तो हम बेचने के लिए यदि ये ट्रक को फुल भर कर बेचेंगे तो क्या होगा कि हमारी लागत जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम पूरे स्पेस का पूरा यूज़ कर रहे हैं। प्रबंधकीय बचतें। जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को काम पर लगाते हैं। तो प्रबंधक क्या होते हैं कि हमें एक की जगह थोड़े से ही प्रबंधक बढ़ाना पड़ते हैं, क्योंकि जो एक प्रबंधक कई लोगों को नियंत्रित करता है तो हमें प्रबंध संबंधी बचतें प्राप्त होने लगती हैं और लागतें घटने लगती हैं। लागत घटने का एक और कारण है कि साधनों की अविभाज्यता, ये हम पहले देख चुके हैं। तो उत्पादन के अनुकूलतम संयोग के पहले तो लागतें घटती हैं और अनुकूलतम संयोग के बाद लागतें बढ़ने लगती हैं, इसलिए लागत वक्र यू आकार के होते हैं। पूर्ति की लोच को समझाइए। पूर्ति की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की माप है। यानी पूर्ति की लोच हमें यह बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा। यानी कीमत यदि 2 गुनी हो जाए तो पूर्ति 2 गुनी होगी या 1 गुनी होगी या 3 गुनी होगी। यानी पूर्ति की लोच हमें क्या बताती है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति में कितना, कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि आप 50 रुपये में कोई एक वस्तु आती है। अब यदि मान लीजिए कि वस्तु 25 रुपये में एक आने लगे, बाजार में आप गए, तो अब आप पूर्ति की लोच ये बताएगी कि आप 2 वस्तु खरीदोगे या 1 वस्तु खरीदोगे। तो पूर्ति की लोच क्या बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा। इसको मापने का फॉर्मूला है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। पूर्ति का नियम गुणात्मक कथन है, अर्थात पूर्ति का नियम हमें केवल यह बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति में परिवर्तन होगा। लेकिन पूर्ति की लोच हमें क्या बताती है, परिणामात्मक कथन है, इसलिए यह बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा। मार्शल ने कहा है कि पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से है। मतलब कीमत में जो भी परिवर्तन होगा उसके प्रतिक्रिया स्वरूप सप्लाई में कितना परिवर्तन होगा, ये पूर्ति की लोच हमें बताएगी। पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया की मात्रा है। शॉर्ट में हम कहें तो यह कह सकते हैं कि पूर्ति की लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को बताती है। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। लोच का अर्थ क्या होता है, जैसे रबड़ है उसे बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, तो क्या होगी, लोचदार। लोहे की रॉड है, इसे ना तो बढ़ाया जा सकता ना घटाया जा सकता, तो ये क्या है, बेलोचदार। यानी जहाँ भी मैं लोचदार वर्ड का यूज़ करूँगी तो आप समझेंगे कि यहाँ पूर्ति को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी।
और बेलोचदार का मतलब पूर्ति को ना बढ़ाया जा सकता ना घटाया जा सकता। अब वस्तु की पूर्ति, जैसे टिकाऊ वस्तु है जैसे कि फर्नीचर है, तो अब फर्नीचर की पूर्ति को आप बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो लोचदार है। जबकि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, जैसे मान लीजिए दूध है, अगर ना बिके तो नष्ट हो जाएगा, तो इसकी पूर्ति बेलोचदार है, मतलब हम इसकी पूर्ति को घटा नहीं सकते। प्राकृतिक बाधा, जैसे कि सागौन की लकड़ी है, आपको इसको उगाने में एक निश्चित समय चाहिए, उससे पहले इसकी पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, तो इसकी पूर्ति लोचदार नहीं होती। कैसी होती है? बेलोचदार। प्राकृतिक बाधाओं के कारण पूर्ति बेलोचदार होती है। फिर उत्पादन की तकनीक, यदि उत्पादन की तकनीक जटिल है तो पूर्ति बेलोचदार होगी, क्योंकि उत्पादन धीमे होगा। यदि उत्पादन की तकनीक सरल है तो पूर्ति को हम आसानी से बढ़ा सकते हैं, पूर्ति लोचदार होगी। समय तत्व, यदि आपको अधिक समय मिल जाए तो जितनी मांग होगी उसके अनुसार आप पूर्ति बढ़ा लेंगे, तो पूर्ति लोचदार होगी। अगर आपके पास समय कम है तो आप पूर्ति को नहीं बढ़ा पाएंगे, तो पूर्ति बेलोचदार होगी। फिर जोखिम, जैसे एक साहस, बहुत सारे साहसी हैं और वो जोखिम उठाने तैयार हैं, नई वस्तु का उत्पादन करने तैयार हों, तो उस वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी, यानी पूर्ति लोचदार है। अगर साहसी जोखिम उठाने तैयार नहीं है तो वस्तु का निर्माण नहीं होगा और पूर्ति बेलोचदार होगी। उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन फलन एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, इनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, जो भी कुछ उत्पादन किया जाता है, इन दोनों के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। तो उत्पादन फलन क्या बताता है? निश्चित समय अवधि में उत्पादन के साधन तथा उत्पादन की मात्रा के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। जो उत्पादन के साधन होते हैं हम उन्हें कहते हैं आगत, और जो आगत होती हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसे हम कहते हैं निर्गत। तो उत्पादन फलन आगत और निर्गत के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। उत्पादन फलन का फॉर्मूला है QX, मतलब X वस्तु के उत्पादन की मात्रा, फलन है K और L, यानी उत्पादन के साधनों का फलन है। अब जो उत्पादन फलन होता है उसका संबंध उत्पादन की भौतिक मात्रा से होता है कि कितना उत्पादन हुआ है, इसका संबंध वस्तु की कीमत से नहीं होता है। उत्पादन संबंध का संबंध विषय, समय अवधि और विशेष तकनीक से होता है। विशेष समय अवधि और विशेष तकनीक जो है उसे उत्पादन फलन के दौरान स्थिर मान लिया जाता है। उत्पादन फलन की ये दो परिभाषाएं आप याद कर सकते हैं। फिर उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है। परिवर्तनशील अनुपात का उत्पादन फलन का संबंध अल्पकाल से होता है। इसमें कुछ साधनों को स्थिर और कुछ साधनों को परिवर्तनशील माना जाता है, जबकि समान अनुपात या पैमाने के प्रतिफल का उत्पादन फलन का संबंध दीर्घकाल से होता है और इसमें सभी साधनों को परिवर्तनशील मान लिया जाता है। थैंक यू।